बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में माया अपने माता पिता के साथ रहती थी। माया बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वह बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन फिर भी हमेशा उसके पास जो भी कुछ होता उससे दूसरों की मदद क्या करती थी। उसी गांव में एक सपना नाम की लड़की थी। वह अमीर तो बहुत थी, लेकिन कभी किसी की कोई मदद नहीं किया करती थी। एक दिन माया स्कूल से आते समय एक बूढ़ी औरत को अपना लंच खिला रही थी। तभी वहाँ पर सपना लड़कियों के साथ खड़ी होकर माया का बहुत मजाक उड़ाती है। देखो देखो, यह माया गरीब कैसे इस बुढ़िया को अपना खाना खिला रही है। खुद को तो 2 समय का खाना मिलता नहीं है और इस बुढ़िया को खाना खिला रही है। मैं तो कभी अपनी किसी को एक चीज ना दूं और ये गरीब होकर कैसे अपना खाना बांट रही है। यह तो बिल्कुल पागल है, पागल। हाँ सपना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पता नहीं यह गरीब दूसरों को अपनी चीज क्यों बांटती है, इसे क्या खुशी मिलती है। खुद तो इतनी गरीब है कि स्कूल को एक अच्छी यूनिफॉर्म पहनकर भी नहीं आ सकती। जूते तो देखो कैसे फटे हुए हैं और तुम तो कितनी अमीर हो, फिर भी तुम किसी को कुछ भी नहीं देती। तुम्हें पता है, इसलिए तो मैं अमीर हूँ कि मैं कभी किसी को कुछ नहीं देती। अगर मैं ऐसी ही चीजें बांटती रहूं तो मैं इस माया की बच्ची की तरह गरीब नहीं हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वह लड़कियां सपना के साथ मिलकर माया का बहुत मजाक उड़ा रही थी। जब बहुत देर हो जाती है तब माया उनके पास आती है और उनसे कहती है, तुम सब मिलकर मेरा मजाक तो उड़ा रही हो, लेकिन तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वह बूढ़ी अम्मा कितने दिन से भूखी थी। मैं तो सिर्फ शाम तक ही भूखी रहूंगी और मुझे शाम को दोबारा से खाना मिल जाएगा। अगर तुम मेरा मजाक न उड़ाकर ऐसे ही लोगों की मदद करो तो शायद हमारे देश में कोई भूखा सो पाएगा। तुम्हें तो अपने अमीर होने का घमंड ही बहुत है। तुम लोगों को लगता है अगर तुम किसी को कुछ दोगी तो वह तुमसे चला जाएगा, लेकिन तुम्हें इस बात का पता नहीं कि दूसरों की मदद कर कर कितनी खुशी मिलती है, आत्मा को कितना सुकून मिलता है। नहीं नहीं, हमें ऐसा सुकून नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारी धन दौलत कम हो जाए। हमें अपनी धन दौलत से बहुत प्यार है, हमें तेरी तरह गरीब नहीं होना। ऐसा कहकर सपना वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन माया दूसरों की मदद करना बंद नहीं करती, चाहे उसका कोई भी कितना मजाक क्यों ना उड़ाए। एक दिन स्कूल में टीचर सभी बच्चों से कहती हैं कि 1 हफ्ते बाद स्कूल से बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन माया उदास हो जाती है। तभी टीचर माया से कहती हैं, माया तुम हमारे साथ पिकनिक पर नहीं जाओगी? सब बच्चे इतने ज्यादा खुश हैं और तुम इतनी उदास। तुम्हें पता है गांव के बाहर जो पहाड़ी है उसके पीछे वाला जंगल बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हम वहां जा रहे हैं, सब बहुत एंजॉय करेंगे। तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। क्या टीचर, आप भी किससे कह रही हैं? वह गरीब और फटीचर है, आपको पता नहीं इसके माता पिता स्कूल की फीस भी किस्तों में जमा करते हैं। पिकनिक पर जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है जो इसके माता पिता के पास नहीं है। क्यों माया, मैं ठीक कह रही हूँ ना? सपना, क्लास के अंदर बैठकर तुम कैसी बातें कर रही हो? क्लास में कोई भी बच्चे अमीर और गरीब नहीं होते और आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह से बात करते हुए ना देखूं। ऐसा कहकर टीचर सपना को बहुत डांटती हैं। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद सपना अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, हमारे स्कूल से सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। 5000 रुपए की जरूरत है, लेकिन मुझे पता है आपके पास 5000 रुपए नहीं होंगे, इसलिए मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। यह सोच सोचकर मैं बहुत उदास हूँ। मेरी गुड़िया रानी, तुम बहुत समझदार हो और बहुत अच्छी भी। तुम कभी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं करती। तुम्हारी जैसी बेटी पाकर हम तो धन्य ही हो गए। लेकिन इस बार तुम पिकनिक पर जरूर जाओगी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को आज ही सैलरी मिली है, इसलिए तुम पिकनिक पर जा सकती हो। अपनी माँ की बातें सुनकर माया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और सभी बच्चे पिकनिक पर चले जाते हैं। सब बच्चे और माया वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। शाम हो जाने के बाद सभी बच्चों का जाने का समय हो जाता है। सभी बच्चे बस में बैठ जाते हैं, लेकिन सपना और माया जंगल में कहीं गुम जाती हैं। टीचर दोनों को बहुत ढूंढती हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ सपना और माया एक मायावी जंगल में फंस जाती हैं। वहाँ उन दोनों को 2 जादुई रास्ते नजर आते हैं।
एक रास्ता सोने का था और दूसरा रास्ता चांदी का था। दोनों दुविधा में फंस जाती हैं कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। तभी माया सपना से कहती है, सपना, हमारे माता पिता और टीचर हमारे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। हमारे सामने सोने चांदी के रास्ते हैं और समझ नहीं आ रहा हम बाहर कैसे जाएंगे। माया ऐसा कह ही रही थी, तभी दोनों जादुई सोने चांदी के रास्ते पर एक जादूगरनी आ जाती है और वह सपना और माया से कहती है, तुम दोनों का मेरे मायावी जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारे सामने दो जादुई सोने चांदी के रास्ते हैं। चांदी के रास्ते पर तुम्हें एक बूढ़ी औरत मिलेगी जो तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताएगी, जिससे तुम्हें जिंदगी जीने में आसानी होगी। लेकिन तुम्हें उस बूढ़ी औरत की बहुत सेवा करनी होगी और तुम्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। और सोने वाले रास्ते पर तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। अब तुम दोनों के हाथ में है कि तुम क्या चुनती हो, धन दौलत या फिर ज्ञान की बातें। जादूगरनी, ज्ञान की बातें कौन चुनता है, और मैं उस बुढ़िया की सेवा क्यों करूंगी और वहाँ से कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए मैं तो सोने का जादुई रास्ता चुनती हूँ। मुझे बहुत सारी धन दौलत चाहिए और मेरे पास पहले ही बहुत सारी धन दौलत है और जादुई सोने के रास्ते पर जाकर और भी ज्यादा धन दौलत मिल जाएगी, जिसकी वजह से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी और पूरी दुनिया घूमूंगी। मैं तो बहुत एंजॉय करूंगी। जादूगरनी जी, मैं तो जादुई चांदी वाला रास्ता चुनती हूँ और मैं उन बूढ़ी अम्मा से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लोगों को सही रास्ता दिखाऊंगी और मैं उन बूढ़ी अम्मा की सेवा भी करना चाहती हूँ और उनकी सेवा कर पुण्य कमाऊंगी। जादूगरनी जी, आपको पता है मुझे हमेशा मेरे माता पिता ने सिखाया है कि कभी भी धन दौलत का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। हम ज्ञान से भी धन दौलत कमा सकते हैं और अपनों से बड़ों की सेवा कर पुण्य मिलता है। इसलिए मैं तो उन बूढ़ी अम्मा की सेवा कर पुण्य कमाऊंगी। इसलिए मैं जादुई चांदी वाले रास्ते पर जाना चाहती हूँ। ठीक है, अब तुम दोनों अपने अपने जादुई रास्ते पर जा सकती हो। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों अपने अपने जादुई रास्ते पर चली जाती हैं। तभी माया को जादुई चांदी वाले रास्ते पर वह बूढ़ी औरत मिलती है और वह माया से कहती है, बेटा, मैं इतने सालों से किसी का इंतजार कर रही थी कि कोई तो आए जो जादुई चांदी वाला रास्ता चुने, लेकिन किसी ने भी आज तक जादुई चांदी वाला रास्ता नहीं चुना। तुम पहली लड़की हो जो ज्ञान की बातें और मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो गई। यहाँ जो भी मायावी जंगल में आता है वह सब जादुई सोने वाला रास्ता चुनते हैं और वह धन दौलत के लालच में उस रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी अच्छाई देखकर तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें जादुई चांदी वाले रास्ते से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत भी दूंगी और तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें भी बताऊंगी, जिसकी मदद से तुम्हें अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने की शक्ति मिलेगी और तुम ज्ञान से और लोगों की भी मदद करना। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत माया को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताती हैं और उसे बहुत सारी धन दौलत भी देती हैं। ज्ञान और धन दौलत पाकर माया बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ सपना जादुई सोने वाले रास्ते पर चलकर धन दौलत की तलाश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बल्कि वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और वह चुड़ैल सपना से कहती है, तुमने जादुई सोने का रास्ता चुना है, तुमने धन दौलत का लालच किया है। तुम्हें पता होना चाहिए लालच बुरी बला होती है और तुम अपने लालच में बुरी तरह से फंस चुकी हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कैद किया जाता है। अब तुम मेरी कैद से बचकर कहीं नहीं जा सकती। अब मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी। चुड़ैल, चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें धन दौलत चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी सारी धन दौलत दे दूंगी, लेकिन मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ऐसा कहकर सपना चुड़ैल के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। वह अपनी सारी धन दौलत भी चुड़ैल को देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन चुड़ैल सपना को अपने कैद में कर लेती है। सपना को अपनी कैद से बाहर नहीं जाने देती। सपना को उसके लालच का फल मिल जाता है और वहीं दूसरी तरफ
माया को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है। माया ने धन दौलत का लालच नहीं किया था, उसने ज्ञान और बूढ़ी औरत की सेवा चुनी थी, जिसकी वजह से आज माया चांदी चांदी वाले रास्ते की धन दौलत की वजह से अपने साथ साथ और अनाथ बच्चों की जिंदगियों में भी खुशियां लेकर आती है और खुद भी अपने माता पिता के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में दो बहनें नैना और सुनैना अपनी सौतेली माँ उर्मिला के साथ रहा करती थी। क्योंकि कुछ समय पहले नैना और सुनैना की माँ की मृत्यु हो जाती है, इसलिए नैना और सुनैना के पिता किशोर दास उर्मिला से दूसरी शादी कर लेते हैं। जब तक किशोर दास जिंदा रहे तब तक तो उर्मिला ने नैना और सुनैना को बिल्कुल माँ जैसा ही प्यार दिया, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है वह अपने असली रूप में आ जाती है। उर्मिला ने घर की सारी नौकरानियों को घर से बाहर निकाल दिया था और दोनों बहनों को घर की नौकरानी बना दिया था। उनसे घर का सारा काम करवाती और जो उसकी अपनी सगी बेटी थी काजल, उसे वह शहजादी बनाकर रखती। दोनों माँ बेटी पूरे दिन शॉपिंग करती, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाती, बहुत एंजॉय करती और वहीं दूसरी तरफ बेचारी दोनों बहनें घर का सारा काम करती रहती और उन्हें खाने के लिए मिलती सूखी बची कुची रोटी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी मुझे येलो कलर की ब्रांडेड साड़ी चाहिए। आपको पता है विनीता आंटी की बेटी सुमन का बर्थडे आने वाला है और सुमन कह रही थी कि सबको येलो और व्हाइट साड़ी पहन कर आनी है। उसने येलो और व्हाइट साड़ी की थीम रखी है, इसलिए मुझे तो सबसे ब्रांडेड और अच्छी वाली साड़ी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि सुमन के बर्थडे पार्टी में मुझसे अच्छा कोई और लगे, सबसे सुंदर मुझे ही लगना है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे सामने टिक भी पाए। क्यों नहीं मेरी शहजादी बिटिया, मैं तुम्हें सबसे महंगी और अच्छी ब्रांडेड साड़ी दिलवाऊंगी। मेरी बेटी ही सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी। कुछ समय बाद उर्मिला और काजल साड़ी लेने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी सुनैना अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ आप और काजल दीदी शॉपिंग करने जा रही हैं। नैना और मेरे सभी कपड़े बहुत पुराने और फट चुके हैं। आप हम दोनों बहनों के लिए भी सस्ते से कपड़े लेकर आ जाना। वैसे तो विनीता आंटी की बेटी के बर्थडे पार्टी में सभी को येलो और व्हाइट कलर की साड़ी पहनकर जानी है। अगर हो सके तो हम दोनों बहनों के लिए भी एक एक साड़ी लेकर आ जाना, क्योंकि विनीता आंटी कह रही थी कि हम दोनों बहनों को भी आना है, क्योंकि वह माँ की बहुत अच्छी सहेली थी। हाँ, विनीता बहन की बेटी के बर्थडे पार्टी में सभी को येलो और व्हाइट कलर की साड़ी पहननी है, लेकिन वहाँ तुम दोनों मनहूस नहीं जाओगी, क्योंकि विनीता तुम्हारी माँ की सहेली थी। अब नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ मर चुकी है। अब विनीता मेरी सहेली है, इसलिए मैं मेरी बेटी को वहाँ लेकर जाऊंगी। तुम जैसी मनहूस और नौकरानियों को नहीं। घर में कितना सारा काम है, उसे खत्म करो। मैं बस मेरी बेटी के लिए साड़ी लेकर आऊंगी, तुम दोनों मनहूस बहनों के लिए नहीं। जैसे हैं फटे पुराने उन्हें पहनकर अपना गुजारा करो। आई बड़ी महारानी नए कपड़े पहनने वाली। जब तक हम दोनों शॉपिंग करके वापस आते हैं घर का सारा काम हो जाना चाहिए। चल बेटा, देर हो रही है। ऐसा कहकर उर्मिला काजल को शॉपिंग कराने ले जाती है। बेचारी सुनैना अपना काम करने लग जाती है। तभी नैना सुनैना से कहती है, दीदी दीदी पिताजी ने तो दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि हम दोनों बहनों को माँ मिल जाए, हमें ममता की कमी कभी महसूस ना हो। लेकिन पिताजी तो हमारे लिए एक ऐसी सौतेली माँ छोड़कर चले गए जो इंसान के रूप में डायन है। पिताजी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमारी जिंदगी जीते जी नर्क बन गई। हमारी सौतेली माँ हमारे पर कितना अत्याचार करती है। हमें खाने के लिए सिर्फ एक ही समय देती है, और वो भी बचा कुचा, और अपनी बेटी के फटे पुराने कपड़े अब तो वो भी घिसकर फट चुके हैं। हमसे कितना काम कराती है। अगर पिताजी की आखिरी ख्वाहिश नहीं होती तो हम यहाँ कभी नहीं रहते। हाँ मेरी प्यारी बहन, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। अब तो रूखा सूखा खाकर फटे पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा करना पड़ेगा। हम तो विनीता आंटी की बेटी के जन्मदिन पार्टी में भी नहीं जा सकते। पड़ोस की सभी लड़कियां जा रही हैं येलो और व्हाइट कलर की साड़ियाँ पहनकर। हाँ दीदी, मुझे काव्या ने बताया, मेरा भी बहुत मन था साड़ी पहनकर जाने का, मगर हम जा ही नहीं सकते। ऐसा कहकर दोनों बहनें रोने लगती हैं। शाम हो जाने के बाद उर्मिला और काजल बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आती हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर 2 साड़ियाँ भी लेकर आती हैं। तभी काजल नैना और सुनैना से कहती है,
देखो देखो मेरी कितनी ज्यादा सुंदर साड़ियाँ हैं। ऐसी साड़ियाँ तो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होंगी। जब मैं सुमन के बर्थडे पार्टी में इस साड़ी को पहन कर जाऊंगी तो बस सबकी आंखें मुझे ही देखती रह जाएंगी। सुनैना की बच्ची अब तो यहाँ खड़ी होकर हमारी शॉपिंग ही देखती रहेगी, ये नहीं कि हमारे लिए कुछ चाय पानी लेकर आ जाए। और छोटी नौकरानी तो सुन, मेरी साड़ी पर सिलवटें आ रही हैं, चल अच्छी तरह से इस पे इस्त्री कर। चलो चलो यहाँ से जल्दी निकलो। और अभी तो मुझे मैनीक्योर पेडिक्योर भी करवाना है। बेचारी सुनैना चाय बनाने चली जाती है और नैना काजल की साड़ी पर इस्त्री करने। नैना का ध्यान बस सुमन के बर्थडे पार्टी पर ही लगा था, जिस वजह से उसका ध्यान इस्त्री पर नहीं रहता और काजल की साड़ी जल जाती है। साड़ी जलते हुए उर्मिला देख लेती है, तभी वह बेचारी नैना की बहुत पिटाई करती है, बहुत पिटाई करती है और उसके बाद इस्त्री उठाती है और उसका हाथ जला देती है। इसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता तो उसके बाल पकड़कर खींचती है और कहती है, क्यों मनहूस, तूने जानबूझकर मेरी बेटी की साड़ी जलाई है ना, ताकि वह बर्थडे पार्टी में ना जा सके, क्योंकि मैं तुम दोनों मनहूस बहनों को वहाँ नहीं लेकर जा रही। मेरी बेटी की खुशियों से जलती हो। माँ कृपया करके मेरे बाल छोड़िए, पहले ही आपने मेरा हाथ जला दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ मेरे बाल छोड़िए ना, कृपया करके मुझे इतना मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ छोड़ दीजिए, माँ छोड़ दीजिए। नैना की रोने की आवाज सुनकर सुनैना दौड़ी हुई आती है और अपनी सौतेली माँ के पैरों में पड़ जाती है। माँ, उसे छोटी बच्ची समझकर माफ कर दीजिए, उससे गलती हो गई, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, कृपया करके मेरी बहन को छोड़ दीजिए, उसे बहुत दर्द हो रहा है। आज के बाद मैं ध्यान रखूंगी कि उससे कोई गलती ना हो, कृपया करके छोड़ दीजिए। सुनैना के बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद उर्मिला नैना को छोड़ देती है। सुनैना नैना को किचन में ले जाती है और उसके हाथ पर ठंडा पानी डालती है, उसका बहुत ध्यान रखती है और उसके बदले का काम भी सुनैना खुद ही करती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। काजल दूसरी साड़ी पहनकर अपनी माँ के साथ सुमन के बर्थडे पार्टी में जा रही थी। तभी सुनैना अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आप और काजल दीदी पार्टी में जा रही हैं, पता नहीं वहाँ पर कितना समय लग जाए। आप पार्टी में जाने से पहले हम दोनों बहनों को हमारे हिस्से का खाना दे दीजिए, वरना तब तक आप आओगी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। मम्मी, ये दोनों मनहूस लड़कियां हमेशा काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काट देती हैं। हम कितने खुशी खुशी जा रहे थे, अगर ये एक समय खाना नहीं खाएंगी तो मर तो नहीं जाएंगी। अब आप इन्हें खाना देने में समय लगाएंगी। हाँ मेरी बच्ची, इन दोनों मनहूस लड़कियों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों रे सुनैना, अगर आज तुम दोनों मनहूस बहन खाना नहीं खाती तो मर तो नहीं जाती। वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने पिज्जा मंगाकर खा लिया था, आज तो कुछ बचा ही नहीं है। मम्मी, टॉमी के लिए जो कल रोटी डाली थी, आप इन दोनों मनहूस लड़कियों को वो ही दे दो। हाँ यही ठीक है। सुनो, टॉमी ने अभी वह रोटी खाई नहीं है, तो तुम दोनों उसी रोटी को आधी आधी खा लेना। चल बेटा। ऐसा कहकर उर्मिला और काजल चली जाती हैं। सुनैना को बहुत दुख होता है कि किस तरह उसकी सौतेली माँ ने उसे कुत्ते की झूठी रोटी खाने के लिए दी है। नैना और सुनैना अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर बहुत रोती हैं। माँ, आप देख रही हैं हमारी सौतेली माँ हम दोनों बहनों के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है, हमसे घर का सारा काम कराती है। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी, उन्होंने हमें टॉमी की छोटी रोटी खाने के लिए दी है। हम छोटी रोटी कैसे खा सकते हैं? हमारी सौतेली माँ काजल दीदी बर्थडे पार्टी में गए हैं, सब वहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे होंगे, अलग अलग तरह का स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खा रहे होंगे, केक खा रहे होंगे, और यहाँ हम दोनों बहनों को झूठी रोटी। हम दोनों बहनों की किस्मत कितनी खराब है। ऐसा कहकर सुनैना और नैना अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर बहुत रो रही थी। तभी सुनैना और नैना की माँ की तस्वीर से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्चियों, इस तरह से रो मत, मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा। मैं जानती हूँ उर्मिला और काजल तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही हैं, मगर मेरी बच्चियों, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम भी सुमन के बर्थडे पार्टी में जरूर जाओगी, येलो और व्हाइट साड़ी पहनकर। बेटा, यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें एक जंगल दिखाई देगा। उस घने जंगल में जादुई सोने और चांदी की साड़ियों का कुआं है। वह कुआं तुम्हारी मदद जरूर करेगा और तुम वहाँ से जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ पहनकर बर्थडे में जाना, ठीक है? माँ आखिर माँ ही होती है, माँ ही अपने बच्चों के दुख दर्द समझ सकती है, वरना दुनिया में और कोई नहीं आपके दुख दर्द समझ सकता। माँ, हम दोनों बहनें अभी जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ लेने कुएं के पास जाएंगी।
ऐसा कहकर दोनों बहनें तुरंत जादुई सोने और चांदी की साड़ियों के कुएं के पास पहुंच जाती हैं और वहां जाकर दोनों बहनें साड़ियां मांगती हैं तो जादुई सोने और चांदी की 2 साड़ियां कुएं से बाहर निकल कर आती हैं। तभी कुआं दोनों बहनों से कहता है, तुम दोनों बहनों को ये जादुई साड़ियाँ तो मिल रही है, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान देना है, ये जादुई साड़ियाँ किसी गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। जादुई सोने और चांदी की साड़ियों के कुएं, हम इस बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ देने के लिए। ऐसा कहकर दोनों बहनें जैसे ही जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ पहनती हैं तो दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती हैं, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह। और दोनों बहनें जादुई साड़ियाँ पहनकर उड़ते हुए सुमन के बर्थडे पार्टी में चली जाती हैं। दोनों बहनों से किसी की भी नजर हट ही नहीं रही थी और वह किसी की पहचान में भी नहीं आ रही थी। दोनों बहनें वहाँ जाकर बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं और समय रहते घर भी आ जाती हैं। घर आने के बाद काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी पता नहीं वह दोनों लड़कियां कहां से आई थी। मैंने इतनी महंगी और ब्रांडेड साड़ी पहनी थी ताकि मैं अपने फ्रेंडों को दिखा सकूं कि मुझसे ज्यादा अच्छी साड़ी कोई और नहीं पहन सकता, लेकिन उन दोनों मनहूस लड़कियों ने तो मेरी सारी मेहनत और पानी ही फेर दिया। काजल बेटा, वह दोनों साड़ियाँ कितनी ज्यादा चमक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सोने और चांदी की हो। और वह दोनों बहनें बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे किसी राज्य की राजकुमारियां हों। मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल वैसी ही साड़ियाँ चाहिए जैसे उन दोनों लड़कियों ने पहन रखी थी। मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी लेकर आइए, लेकिन मुझे वह साड़ियाँ चाहिए। उर्मिला और काजल की यह सारी बातें नैना और सुनैना सुन रही थी और दोनों बहुत हंसती हैं। तभी नैना सुनैना से कहती है, दीदी दीदी, दोनों बेवकूफों को पता ही नहीं है वह राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़कियां कोई और नहीं बल्कि हम दोनों ही हैं। बहुत मजा आ रहा है इन दोनों को इतना परेशान देखते हुए। नैना, बहुत मजा आ रहा है इन दोनों को परेशान देखते हुए, लेकिन गलती से भी इस बात का इन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ हैं। अगर इन दोनों के हाथ वह साड़ियाँ लग गई तो तुम्हें पता है ना क्या हो जाएगा। जादुई सोने और चांदी के साड़ियों के कुएं ने क्या कहा था कि जो भी लालची इंसान इन्हें लेगा उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए ध्यान रहे, ठीक है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब दोनों बहनें जादुई सोने और चांदी की साड़ियों की मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बच रही थी। एक दिन नैना और सुनैना जादुई साड़ियों से अपने लिए खाना मांग रही थी। तभी काजल देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि उस दिन सुमन के बर्थडे पार्टी में वह राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़कियाँ और कोई नहीं बल्कि नैना और सुनैना ही है। तभी वह ये सारी बात अपनी माँ को जाकर बता देती है। तभी उर्मिला कहती है, अच्छा तो उन दोनों मनहूस बहनों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तो चिंता मत कर, रात हो जाने के बाद मैं वह जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ चुरा कर लेकर आ जाऊंगी और उसके बाद हम उस जादुई सोने और चांदी की साड़ी से बहुत सारी धन दौलत लेकर अमीर हो जाएंगे और उन दोनों मनहूस बहनों को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देंगे, ठीक है बेटा। ऐसा सोचकर रात हो जाने के बाद दोनों माँ बेटी नैना और सुनैना के रूम में जाती हैं और वह साड़ियाँ चुरा कर लेकर आ जाती हैं। और जैसे ही वह जादुई सोने और चांदी की साड़ियों से धन दौलत मांगती है तो उससे बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं और दोनों माँ बेटी को तुरंत ही डस लेते हैं। दोनों माँ बेटी के उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वही दूसरी तरफ नैना और सुनैना जादुई सोने और चांदी की साड़ी की मदद से अपने साथ साथ गाँव के गरीब और अनाथ लोगों की भी बहुत मदद करती हैं।